एम नैन्सी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी एज। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियोस को शेयर करें ताकि वो लोग भी इस चैनल का पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें। सो गाइस, आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं उसका क्या मेन टॉपिक रहने वाला है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। सो गाइस, अगर हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक्चुअल में रिसोर्सेज होते क्या है ना। तो सबसे पहले हम लोग वही पढ़ेंगे कि व्हाट आर रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज वो सब्सटेंसेस होते हैं जो एक लिविंग बीइंग या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके द्वारा वो यूज किया जा रहा है, वो सब्सटेंस उसके द्वारा वो यूटिलाइज किया जा रहा है, वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, रिसोर्सेज। सो गाइस, अब हम इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं कि एक्चुअल में रिसोर्सेज की एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी। हम एनी रिसोर्सेज एनी सब्सटेंस or anything that can be utilized by an living being is called resources। यानी कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी चीज जो क्या है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको यूज कर रहा है, वो चीज वो सब्सटेंस उसके लिए बेनिफिट दे रहा है, वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा, रिसोर्स। और ये रिसोर्सेज एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मिलते कहाँ से हैं, फ्रॉम नेचर। नेचर से वो इन फूड रिसोर्सेज को ऑब्टेन करते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो हमारा टॉपिक है व्हाट वी गेट फ्रॉम फूड। अब अगर हम बात कर रहे हैं फूड की तो हमें फूड से क्या मिलता है, हम फूड क्यों खाते हैं, किस लिए खाते हैं। आप सब लोगों का एक ही आंसर होगा कि जिंदा रहने के लिए। और फूड से हमें क्या मिलती है, एनर्जी। और वो एनर्जी हमारे किस काम की, एनर्जी हमारे लिए किस काम की है कि एनर्जी हमें क्या प्रोवाइड करवाती है, हमें कोई भी वर्क करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो वो एनर्जी कहाँ यूज होती है, जाकर जब हम कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी मूवमेंट करते हैं तो वहां पर क्या होती है, ये एनर्जी यूज होती है। अब सबसे पहले बात आती है कि ये एनर्जी फिर स्टोर कहाँ होती है। ये एनर्जी गाइस स्टोर होती है जो सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। और ऑर्गेनेलीज में से एक ऑर्गेनेली ऐसे होती है जिसके अंदर ये एनर्जी जाकर स्टोर होती है। तो वो ऑर्गेनेली कौन सी है गाइस, माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है एक्चुअल में उसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्या काम करती है, एनर्जी को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है गाइस, तो ये एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये तो हमने बात कर ली कि ये एनर्जी स्टोर कहाँ होती है। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में ये एनर्जी हमें मिलती कैसे है। गाइस, जैसे ही हम फूड ईट करते हैं, वो फूड जो हमने ईट किया है वो क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसकी कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ठीक है गाइस, उसके बाद क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स जो फूड हमने खाया है उसकी ब्रेक डाउन होती है। ब्रेक डाउन होगी, कैसे ब्रेक डाउन होगी, उस पर कुछ एंजाइम्स वर्क करेंगे जो कॉम्प्लेक्स फूड को किस में कन्वर्ट कर देंगे, ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस के अंदर कन्वर्ट करेंगे। देन फिर उनसे क्या रिलीज आउट हो जाती है, एनर्जी रिलीज आउट होती है। और जो एनर्जी रिलीज आउट होगी वो किस फॉर्म में रिलीज आउट होगी, एटीपी की फॉर्म में। एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है एटीपी की फॉर्म में, वो जाकर कहाँ स्टोर हो जाएगी, फिर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर होगी। फिर क्या होगा कि जैसे मान लो किसी भी सेल को रिक्वायर है एनर्जी, फिर वो हम वहां से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर से वो सेल क्या कर लेगा, एनर्जी को लेगा और उसको यूज कर लेगा। अदरवाइज एनर्जी कहाँ स्टोर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ओके गाइज, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ फूड दे ईट, कि किस टाइप का ऑर्गेनिजम्स फूड खा रहे हैं, उस बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं। सो गाइस उस बेसिस पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो मेनली 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रोपिक, सेकंड वन इज हेटेरोट्रोपिक। हेटेरोट्रोपिक ओके गाइस, तो जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं विदाउट किसी की हेल्प के। वो किसी की हेल्प नहीं लेंगे, वो अपना फूड क्या करेंगे, खुद से ही सिंथेसाइज कर लेंगे। वो ऑर्गेनिजम्स कौन से होंगे, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं गाइस, उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, प्लस में वाटर चाहिए होगा, साथ में उनको सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी, सनलाइट की रिक्वायरमेंट होगी उनको, और क्लोरोफिल विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होगी। फिर वो क्या करेंगे, अपना फूड सिंथेसाइज कर लेंगे। फूड किस फॉर्म में, ग्लूकोज C6H12O6, ये क्या है, ग्लूकोज है, जो कि क्या होगा, ग्लूकोज है जो क्या होगा उनके लिए फूड होगा। साथ में 6 मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो ऑक्सीजन के रिलीज आउट हो जाएंगे। इस फॉर्म में वो क्या करते हैं, अपने फूड को सिंथेसाइज कर लेते हैं। अगर हम बात करें ऑटोट्रोप्स के एग्जांपल की, तो इसका एक जो मेन एग्जांपल्स रहेगा वो रहेगा सारे के सारे जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सब क्या होते हैं, ऑटोट्रोप्स। ओके गाइस, सो हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज नहीं कर पाते। वो अपने फूड के लिए किसी और ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर, किसी और एनिमल के ऊपर क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं। वो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स। सो अब हम बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। इसके एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा एग्जांपल आता है ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो हम प्लांट्स के ऊपर एंड एनिमल्स के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड है। प्लांट्स के ऊपर डिपेंड है क्योंकि हम उनसे ग्रेन्स वगैरह, राइस वगैरह, वेजिटेबल्स ये सब ले रहे हैं। ओके, और एनिमल्स के ऊपर कैसे डिपेंड है, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो क्या है, नॉन वेजिटेरियन है। जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन वगैरह खाना पसंद करते हैं, तो वो एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहने वाला है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता है कि हम कोई भी क्रॉप की या कोई भी एग्रीकल्चर की जो यील्ड है, अमाउंट है, उसको इंक्रीज करने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। वो टेक्निक्स या वो प्रोसेस क्या कहलाता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सो गाइज इसके लिए अलग अलग तरह से पैटर्न, अलग अलग तरह की प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं ताकि हम क्रॉप की जो यील्ड है या क्रॉप का जो अमाउंट है उसको हम क्या कर सकें, इंक्रीज कर सकें। तो सबसे पहले आती है मिक्स्ड क्रॉपिंग। मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके अंदर आती है इंटर क्रॉपिंग। ओके गाइस, मिक्स्ड क्रॉपिंग हो गया, इंटर क्रॉपिंग हो गया, एंड थर्ड वन आ जाता है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन। सबसे पहले हम बात करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग की। तो मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है, मिक्स्ड क्रॉपिंग क्या होता है कि जो फार्मर है वो अपनी मेन क्रॉप तो ग्रो करवा रहा है, उसको जो मेन क्रॉप ग्रो कर रही है उसकी, उससे तो जब उसकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी, जब वो फसल कट जाएगी, उसके बाद जब वो उस फसल को बेचेगा तो उसको वहाँ से इनकम आएगी। ओके गाइज, वो उस फार्मिंग के साथ साथ क्या करता है, एक लाइव स्टॉक रखता है। तो सबसे पहले हम पता होना चाहिए कि लाइव स्टॉक क्या होता है। लाइव स्टॉक का मतलब होता है कि कोई भी एनिमल वो क्या करता है, जो फार्मर है वो एनिमल्स को अपने जो एग्रीकल्चर के अंदर क्या करता है, इन्वॉल्व करता है। वो उसके अंदर कौन कौन से एनिमल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, हैन हो गया, गोट, हॉर्स, ऐसे ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो उन सब से भी क्या करता है, इनकम को जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है, अब जैसे हैन है,
अब hen से क्या होगा, अब hen के जो एग्स होंगे फार्मर क्या करेगा, उन एग्स को क्या करेगा, बेच देगा, और उन एग्स को बेचने से जो उसको इनकम होगी वो इस क्रॉप से जो उसको इनकम हो रही है उसके साथ वो डबल इनकम हो जाएगी उसको। अब गोट है, गोट की जो अगर हम बात करें उसकी जो गोट की फर है, अब उस फर को बेच सकता है वो, है ना, तो उससे भी उसको क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। ओके गाइस, तो ये तो था हमारा मिक्स्ड क्रॉपिंग। नेक्स्ट आता है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग के अंदर क्या होता है गाइस, जब एक ही लैंड पे, अब मान लो एक एरिया है, अब एक एरिया के अंदर वो फार्मर क्या करता है, 2 या 3 तरह की डिफरेंट क्रॉप्स को एक साथ ही उगाता है। जैसे कि अगर हम बात करें, मान लीजिए वो क्या करता है, जैसे उसने ये एक लैंड है, एक पीस लैंड का ले लिया उसने, वो क्या करेगा, 2 लाइंस या 2 रोज अगर हम कह दें कि वो एक तरह की क्रॉप की उगा देगा। नेक्स्ट वो क्या करेगा, वो एक लाइन या एक रो किसी और क्रॉप की उगाएगा। नेक्स्ट फिर वो क्या करेगा, जो उसने क्रॉप यहाँ इन 2 रोज में उगाई थी वो वही 2 रोज दोबारा यहाँ उगाएगा। फिर वो एक जो उसने अलग से क्रॉप उगाई थी, ऐसे वो क्या करता रहेगा, इस प्रोसेस को रिपीट करेगा पूरा का पूरा, जो उसने एक पीस लिया हुआ है लैंड पर, वो प्रोसेस क्या कहलाता है, इंटरक्रॉपिंग। ओके गाइस, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है कि वो अलग अलग सीजन के हिसाब से क्रॉप्स को रोटेट करवाता है। जैसे इस सीजन में उसने क्या ग्रेन्स को उगा दिया, नेक्स्ट सीजन में वो क्या करेगा, राइस को उगा देगा। यानी कि इस तरह से कि पहले 6 महीने में उसने एक फसल उगा ली, नेक्स्ट 6 मंथ के अंदर वो दूसरी फसल उगाएगा। तो इस तरह से क्या होती रहती, क्रॉप की रोटेशन होती रहती है, और क्या होता है उससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहती है, इंक्रीज हो जाती है। ओके गाइस, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक्चुअल में फार्मिंग ही होती है जिसके अंदर क्रॉप्स को उगाया जाता है बट विदाउट एनी यूज ऑफ फर्टिलाइजर। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर फार्मर क्या करता है कि कोई भी क्रॉप उगा रहा है, वो किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए ना तो किसी टाइप का वो फर्टिलाइजर यूज करेगा, ना ही वो किसी टाइप का मैन्योर यूज करेगा उस क्रॉप को ग्रो करने के लिए। उस क्रॉप को बिना किसी केमिकल के वो ग्रो करवाता है। तो इससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी है, एक तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या रहती है, इंक्रीज रहती है। एनवायरनमेंट का जो भी बैलेंस है वो भी क्या रहता है, मेंटेन रहता है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो हमें फूड या फिर हम कहेंगे जो हम क्रॉप्स ग्रो करवा रहे हैं, जो हमें क्रॉप्स मिलेंगी वो एकदम से क्या होगी, केमिकल फ्री। क्यों, क्योंकि हम ना तो उसमें किसी प्रकार का फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, ना ही हम उसमें किसी प्रकार का मैन्योर यूज कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि जो हमारी क्रॉप ग्रो होगी, जब हम उसको हार्वेस्ट भी कर लेंगे तो उसके अंदर 0% केमिकल होगा, यानी कि वो बिल्कुल ही केमिकल फ्री होगी। नेक्स्ट जो अगर हम उन क्रॉप्स को हम खा रहे हैं तो उससे क्या होगा कि जो हमारी हेल्थ है वो एकदम से क्या रहने वाली है, ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से बिल्कुल ही ठीक रहने वाली है। ओके गाइज, तो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके कुछ एडवांटेजेस की, अब यही हम जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है यही इसके एडवांटेजेस भी बन जाएंगे कि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, एनवायरनमेंट का बैलेंस क्या होगा, मेंटेन रहेगा, जो क्रॉप्स इससे ग्रो होंगी वो बिल्कुल ही केमिकल फ्री होंगी, हेल्थ क्या रहने वाली है, एकदम से प्रॉपर ठीक रहने वाली है। और जो इसका वेस्ट निकलेगा उसको हम रीयूज कर सकते हैं, यानी कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग का वेस्ट होगा उसको हम रीयूज कर सकते हैं। रीयूज कैसे कर सकते हैं, हम उससे मैन्योर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी क्लिक करें। और अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो के या इस चैप्टर के नोट्स आपको चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट nancysoni.com पर विजिट कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक यू गाइज।